नमस्कार दोस्तों, आज है 26 अक्टूबर 2021। राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूज है, सारी न्यूज़ को इस वीडियो में कवर करेंगे। इसका अगर पीडीएफ आप लोग चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहला इम्पोर्टेंट न्यूज है कि प्रधानमंत्री ने काशी से दिया आरोग्य भारत का उपहार। आरोग्य भारत का उपहार, आपको याद रखना है कि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा एक स्कीम को लॉन्च किया गया। उस स्कीम का नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, या इसे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना कहा जा रहा है। इसके तहत क्या किया जाएगा? तो इसके तहत पूरे भारत में जो है स्वास्थ्य सेवाओं का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। ठीक है। साथ में आपको याद रखना है दूसरा पॉइंट कि इसका शुभारंभ कहाँ से किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा? तो मेहंदीगंज काशी से। नोट कीजिएगा, मेहंदीगंज काशी से। तीसरा पॉइंट है कि इसके अंदर देश का हर जिला शामिल होगा। चौथा पॉइंट है कि अगले जो है 6 वर्ष में कितना खर्च किया जाएगा? तो 64,180 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना पर। साथ में पांचवा पॉइंट है कि 10 राज्यों पर विशेष फोकस दिया जाएगा जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जो कमज़ोर हैं उनको। छठा पॉइंट है कि ब्लॉक स्तर पर जो है स्वास्थ्य सेवाओं का आधुनिकीकरण करना। छठा पॉइंट है कि ब्लॉक स्तर पर जो है स्वास्थ्य सेवाओं का आधुनिकीकरण करना है। इतना आपको इसके बारे में याद रखना है। साथ में यहाँ पर और भी पॉइंट है कुछ कि 37,000 नए बेड बनेंगे और 4,000 लैब में जांच की सुविधा होगी। मतलब कि 4,000 जो है एक तरफ से लैब बनाया जाएगा जहाँ पर जांच की सुविधा उपलब्ध होगी। बाकी इसे आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको नोट करना है कि 2025 तक जो है पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च, कितना खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है? तो जीडीपी का 2.5% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ में जब भारत के प्रधानमंत्री काशी में थे तो इनके द्वारा जो है काशी में रिंग रोड का भी उद्घाटन किया गया है। लिख लीजिएगा, पूछा जा सकता है। साथ में सिद्धार्थ नगर से उत्तर प्रदेश के जो है 9 मेडिकल कॉलेजों का भी उद्घाटन किया गया है। इसे भी नोट कर लीजिएगा, सिद्धार्थ नगर से। ये पूछा जा सकता है यूपीपीसीएस में, और जो भी आपके यूपी के एग्ज़ाम होते हैं लोअर, उसमें पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि SC/ST एक्ट में सज़ा के बाद भी समझौता संभव किसके द्वारा बोला गया है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है। और आपको नोट करना है कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्राप्त विशेष शक्ति का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फैसला सुनाया गया है। तो इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा पूरा, ये फैसला क्या था। नेक्स्ट है कि 7,090 करोड़ रुपये में बिकी लखनऊ की IPL टीम और किसके द्वारा खरीदा गया? तो कोलकाता के दिग्गज उद्योगपति संजीव गोयनका के द्वारा खरीदा गया है। साथ में जो अहमदाबाद टीम है उसे किसके द्वारा खरीदा गया है? तो जो अहमदाबाद IPL की टीम है उसे खरीदा गया है सबसे पहले 5600 करोड़ में खरीदा गया है। 5600 करोड़ में खरीदा गया है। और किसके द्वारा? तो अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी निवेश फॉर्म CBC कैपिटल ने इसे खरीदा है। तो आपको इतना याद रखना है। और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कि आपके जो BCCI के अध्यक्ष कौन है? तो सौरव गांगुली हैं। और जो BCCI के सचिव कौन है? तो जय शाह हैं। नोट कर लीजिएगा, दोनों आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने लैंड यूज बदलने पर सरकार से मांगा जवाब। मनोरंजन क्षेत्र का लैंड यूज बदलकर रिहायशी करने पर मांगी गई है जवाब सरकार से। ठीक है। ये मामला क्या है कि यहाँ पर देखिए, ये राष्ट्रपति भवन है, ये आपके इंडिया गेट है। ठीक है, ये इंडिया गेट है, राष्ट्रपति भवन है। तो ये दोनों के बीच में आपके बहुत से ज़मीन था। ये जो ज़मीन था इसमें क्या किया गया कि जो नया संसद भवन, जो इसको बोलते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, तो जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसके तहत जो है नया संसद भवन, सचिवालय, प्रधानमंत्री का आवास, उपराष्ट्रपति का आवास और बहुत से जो ऑफिसें हैं उसे डेवलप की जा रही है। तो उसी में जो है कुछ ज़मीन आपके जो सार्वजनिक ज़मीन थी जो बच्चों के मनोरंजन के लिए थी, लेकिन सरकार ने उसे रिहायशी इलाके में बदल दिया है। तो इसीलिए किसी वकील ने जाके सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दे दिया।
तो उस हलफनामे पर जो है सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करती है और सरकार से जवाब मांगी है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में आप लोग जाके अपना वीडियो देख सकते हैं, एक वीडियो है, आप लोग जाइएगा, लिखिएगा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट नेक्स्ट जेके कंप्लीट, तो आपको एक सेंट्रल विस्टा पर एक वीडियो आ जाएगा, उससे आप लोग देख लीजिएगा, तो सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि सैन्य सहयोग को मजबूत करने श्रीलंका पहुँचे भारतीय नौसेना के 6 जहाज। भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड के 6 जहाज जो है पहली बार 4 दिवसीय यात्रा पर कहाँ पर पहुँचे हैं, तो श्रीलंका के त्रिकोमाली बंदरगाह आपको मैप में दिखा देंगे, जैसे कि आपको बता देते हैं, ये आपके श्रीलंका है और श्रीलंका की इस साइड में आपके त्रिकोमाली है। ठीक है, आपको टेलीग्राम पर दे देंगे हम मैप, वहाँ पर देख लीजिएगा त्रिकोमाली कहाँ पर है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो द्विपक्षीय रक्षा सहयोग मजबूत करना और साथ काम करने की क्षमता को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। तो आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, नहीं तो लास्ट में आपको हम श्रीलंका का मैप दिखा भी। 5 वर्षों में भारत का रक्षा निर्यात जो है 334% तक बढ़ गया है। किसके द्वारा बोला गया है, तो राजनाथ सिंह के द्वारा बोला गया है। साथ में आपको याद रखना है कि 2022 में जो है 2022 में गुजरात के गांधीनगर में जो है भारत की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। तो नोट करना है, 2022 में जो है गुजरात के गांधीनगर में भारत की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो गांधीनगर में। ठीक है, और आपको नोट करना है कि एक्सपो जो ये किस संस्करण का होगा, तो 12वां संस्करण होगा। जो डिफेंस एक्सपो होगा ये 12वें संस्करण का होगा, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि एंटी डायबिटिक 12 जेनेरिक दवाइयों का अधिकतम मूल्य तय कर दिया गया है, और ये जो मूल्य है किसके द्वारा तय किया गया, आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है, तो जो मूल्य तय किया गया है राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारक प्राधिकरण के द्वारा जो है रेट को तय किया गया है, ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, नेक्स्ट है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह, इसका आयोजन किया गया। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया, तो नई दिल्ली में। जो 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह है 2019 के लिए इन पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। तो इसमें आपको नोट करना है, पहला कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया, तो रजनीकांत को दिया गया दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है, तो नोट कीजिएगा मनोज बाजपेयी और धनुष को। और तीसरा है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है, तो कंगना रनौत को। और किस मूवी के लिए, तो मणिकर्णिका और पंगा मूवी के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है चौथा पॉइंट कि संजय पुरन को जो है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है। जो संजय पुरन है उनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है, निर्देशक का। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है। और कौन सी मूवी के लिए मिला है, तो मलयालम फिल्म मरक्कर अराबिका दलिते सिम्हन के लिए। तो आपको याद रखना है सिर्फ मरक्कर मूवी के लिए। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है, नेक्स्ट है कि नायका का IPO 28 अक्टूबर को खुलेगा। तो नायका क्या है, तो नायका के बारे में देखिए। जो नायका है एक स्टार्टअप कंपनी थी और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 2012 में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन जो अब नायका है शुरुआत में तो स्टार्टअप कंपनी थी, अब क्या बन गई है, यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। अब इसके द्वारा जो है IPO लाया जा रहा है, इसके द्वारा जो है IPO लाया जा रहा है मार्केट में, प्रारंभिक पब्लिक ऑफर। ठीक है, तो इसीलिए चर्चा में है, तो आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। लेकिन बस इतना ही जानना है कि नायका क्या है। और हाँ, ये नायका जो है क्या काम करता है, तो नोट कीजिएगा कि लोकप्रिय जो है फैशन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। क्या है, लोकप्रिय फैशन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ये जानना जरूरी था। उसके बाद नेक्स्ट है कि एयर इंडिया के लिए जो है सरकार व टाटा में करार पर हस्ताक्षर। आपको पता है कि जो एयर इंडिया है, जो एयर इंडिया को टाटा समूह कितने में खरीदा है, तो 18,000 करोड़ रुपये में खरीदा है। कितने में, 18,000 करोड़ रुपये में खरीदा है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि समान अवसर की राह में रोड़ा सीसेट। जो सीसेट है कब लाया जाता है UPSC के एग्ज़ाम में, तो सीसेट को 2011 में UPSC के एग्ज़ाम में लाया जाता है। शुरुआत में जब सीसेट को UPSC के एग्ज़ाम में लाया जाता है तो सीसेट का नंबर जोड़ा जाता था। ठीक है, 2014 तक जो है आपके PT में सीसेट का नंबर जोड़ा जाता था।
लेकिन जो यूपीएससी के बहुत से हिंदी माध्यम के स्टूडेंट ने इसका विरोध किया, तो बाद में सरकार झुकती है और 2015 में इसे क्वालिफाई कर दिया जाता है। इसे जो है 33% क्वालिफाई कर दिया जाता है। लेकिन देखिए फिर भी जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट थे उनकी जो परेशानियाँ थी कम नहीं हुई। इन्होंने तो बोल दिया कि 33% आपके ठीक है, पास करने का हम कर देते हैं, खाली आपको पास करना है। अगर आप पास कर जाते हैं तो आपका नंबर तो जुटेगा नहीं, सिर्फ आपका जीएस पेपर फर्स्ट है उसका नंबर जुटेगा। लेकिन इन लोगों ने क्या खेल किया कि इन लोगों ने जो है जो सीसेट था उसे और टफ बना दिया। क्या कर दिया? और टफ बना दिया, जिसके कारण जो हमारे हिंदी क्षेत्र के भाई बहन थे उनको बहुत ही ज़्यादा समस्या होती है। और वो बेचारे बहुत से लोग तो फेल कर जाते हैं सीसेट में ही। बहुत से लोग, अगर आप लोग मेरी वीडियो सुन भी रहे होंगे तो आपको पता भी होगा कि सीसेट कितना टफ बनाया जाता है। तो हम आप लोग को बोलेंगे कि आप लोग सीसेट की क्या कीजिएगा, आपको तो हम इसका ज़्यादा कमियाँ नहीं बोल सकते हैं, कोई फ़ायदा ही नहीं है। आपको ये बोलेंगे कि क्या कीजिएगा आप लोग, जो सीसेट है उसके लिए क्या करना है आपको, तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, आप कम से कम आपको 10 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढंग से सोल्व करना, एकदम ढंग से। हमने भी यही काम किया था, मेरा भी सीसेट ठीक नहीं था, तो हमने अपना स्ट्रेटजी बनाया था कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था सीसेट का उसे हमने आराम से सोल्व किया। और उसके बाद जब सीसेट को क्वेश्चन सोल्व किया तो आराम से 100 नंबर के आसपास आ गया। क्योंकि जो ये चीज़ है यूपीएससी में, एक चीज़ ये है सीसेट वाले में कि हर साल जो होता है ना, कि जैसे कि अगर 2021 में जो क्वेश्चन आया तो 2019 के ट्रेंड पर आया होगा, हम तो देखे नहीं है, 2019 के ट्रेंड पर आया होगा। ठीक है, जब हम 2018 में दिए थे तो उस समय क्या था कि जो क्वेश्चन 2016 के ट्रेंड पर आया था, 2016 या 2017 ट्रेंड पर आया था। तो आप लोग को जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करके जाइएगा, आराम से सीसेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग को सीसेट में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि और हाँ, आप लोग जो हिंदी वाला जो पैसेज आता है ना, कोशिश कीजिएगा अगर आपका थोड़ा सा भी इंग्लिश अगर अच्छा हो तो इंग्लिश वाला पैसेज पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हिंदी में बहुत ज़्यादा पढ़ने में समस्या होती है और आपको सोल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि जलीय तंत्र पर मंडराता खतरा। इसमें आपको ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा अटकिल है। पहला पॉइंट है कि हमारे देश में जो है नदियों के प्राकृतिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि सांस्कृतिक महत्व कैसे है, क्योंकि इसका हम पूजा करते हैं, आपको पता भी है। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसी में कि भारतीय दर्शन में जो है गंगा को हम लोग क्या बोलते हैं, जो गंगा है ये नदी है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, माँ बोलते हैं ना, माँ। तीसरा पॉइंट है कि जितने भी सभ्यता है, मनुष्य की सभ्यता, उस शुरुआत में डेवलप कहाँ पर होती है, तो नदी घाटी में डेवलप होती है, नदी के आसपास, ताकि पानी उपलब्ध हो। ठीक है, चौथा पॉइंट है कि अनेक जीव जंतु का पालन पोषण का घर कौन है, तो नदी है। उसके आसपास का जो इलाका है, अनेक जीव जंतु, मनुष्य तो हैं ही, साथ में जो भी पक्षी हैं, आपके जानवर हैं, उन सभी का पालन पोषण का घर है नदी का किनारा। ठीक है, उसके बाद पाँचवा है बिजली उत्पादन भी है, जो नदी के माध्यम से किया जाता है। नदी में बांध बना के, टरबाइन लगा के बिजली का उत्पादन किया जाता है। छठा है कि नदी जो है जलमार्ग भी उपलब्ध करा रही, आज से नहीं, प्राचीन काल से ही नदी जो है लोगों को जलमार्ग उपलब्ध करा रही है। ठीक है, और सातवां है कि जो नदी है हमें सिंचाई में भी काम देती है, हम उससे सिंचाई करके अपने फसलों का उत्पादन करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद भारत में लगभग कितनी नदियाँ हैं, तो भारत में लगभग 4000 नदियाँ हैं, 4000 नदियाँ हैं। उसके बाद भारत में जो आपके दो प्रकार की नदियाँ हैं, एक नॉर्थ की नदियाँ हैं, एक साउथ की नदियाँ हैं। जो नॉर्थ की नदियाँ हैं वो हिमालय से निकलती हैं ज़्यादातर नदियाँ, और जो आपकी 12 मासी नदियाँ हैं, मतलब कि 12 महीना इसमें पानी मिलता है। जबकि जो साउथ की नदियाँ हैं, जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, इनमें जो है वर्षा काल में ही पानी मिलता है, बाकी समय में सूख जाता है। ठीक है, फिर भी जो नदियाँ हैं इनका महत्व, साउथ की नदियों का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। उसके बाद नोट कीजिएगा आर्द्र भूमि के बारे में। ठीक है, क्योंकि क्या लिखा गया है, जलीय तंत्र पर मंडराता खतरा, तो नदी भी है और आर्द्र भूमि भी जल तंत्र में आता है, जलप्रपात भी आता है, तो सारे आते हैं, तो आपको ध्यान से सुनना है। उसके बाद आर्द्र भूमि के बारे में लिखिए, आर्द्र भूमि के बारे में। तो जो आर्द्र भूमि किसे बोलते हैं, सबसे पहले तो भरपूर नमी और दलदली भूमि को क्या बोला जाता है, आर्द्र भूमि बोला जाता है। फिर से बोलते हैं, भरपूर नमी और दलदली भूमि को जो है आर्द्र भूमि बोला जाता है। जैव विविधता के संरक्षण एवं संवर्धन में जो है जो आर्द्र भूमि का महत्वपूर्ण ही योगदान है। और भारत के कुल क्षेत्रफल का जो है, भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.3% जो आपका है क्या है,
आर्द्र भूमि है भारत में। और सबसे बड़ा भारत में जो आर्द्र भूमि कौन है, तो भारत का सबसे बड़ा जो आर्द्र भूमि है केरल का वेबनाड है। 1 मिनट लिख देते हैं, वेबनाड झील है, ठीक है। केरल के वेबनाड झील जो है झील है जिसे आर्द्र भूमि बोला जाता है, सबसे बड़ा आपके आर्द्र भूमि है। सबसे छोटा आर्द्र भूमि कौन सा है, तो रेणुका झील है। रेणुका झील कहाँ पर है, ये पूछा जाता है बहुत एग्जाम में, ठीक है। रेणुका झील कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद नोट कीजिएगा अगला पॉइंट कि गुजरात राज्य में जो है सर्वाधिक आर्द्र भूमियाँ हैं, ठीक है। आपको याद भी होगा कि एक नदी है लूनी नदी जो गुजरात के रन के कच्छ में समा जाती है, तो जो रन के कच्छ क्या है वो एक आर्द्र भूमि है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला पॉइंट है जलप्रपात के बारे में, ठीक है, जलप्रपात के बारे में। इसमें है कि जो जलप्रपात जो है अधिकतम जलप्रपात भारत के किस इलाके में, तो भारत के साउथ इलाके में है। और जो जलप्रपात है इससे विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पीने के लिए पानी उपलब्ध कराने वाले महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत कौन है, जलप्रपात, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सारे तो हम लोग देख लिए क्या क्या उपयोग है। उसके बाद इन जो नदियां हैं, झीलें हैं, आर्द्र भूमि है, इन पर आज खतरा मंडरा रहा है। और खतरा क्यों मंडरा रहा है, तो आपको पता है कि आज जो है हम भौतिक विकास में इतना अंधा हो गए हैं कि हम ना तो पर्यावरण को समझ रहे हैं ना तो हम आर्द्र भूमि को समझ रहे हैं। सीधे मानव अपने जो स्वार्थ के लिए लगातार इन सभी को नुकसान पहुंचाता जा रहा है। जो आरंभ में मानव जो है प्रकृति का साझेदार था, लेकिन आज क्या है मनुष्य जो है पर्यावरण का विध्वंसक बन गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नदी के बारे में कुछ नोट कर सकते हैं कि नदी में क्या है कि हम लोग बहुत बड़े बड़े डैम बना देते हैं। उसके कारण क्या होता है, जो नदियों का प्रवाह है वो क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। और साथ में जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पर बाढ़ आ जाते हैं। साथ में जो नदी की जैव विविधता है वो भी आपके प्रभावित होती है नदियों में बांध बनाने से, ठीक है। साथ में झील जो है मनुष्य उनका इतना अतिक्रमण कर रहा है कि मनुष्य जो है झील का और आर्द्र भूमि का इतना अतिक्रमण कर रहा है कि धीरे धीरे उसकी जो आकार है सिकुड़ के छोटी होती जा रही है। तो हमें क्या करना है, तो देखिए हमें क्या करना है, तो हमें जो है चाहिए कि ऐसी नीतियाँ या ऐसी योजनाएं बनाई जाए जो पर्यावरण के अनुकूल हो, ठीक है, जो पर्यावरण के अनुकूल हो। और साथ में सरकार को जो है जनता को टीवी के माध्यम से, जो अखबार के माध्यम से जागरूकता करना होगा पर्यावरण के लिए, ठीक है। तभी हमारे जो आज है नदी, आर्द्र भूमि, जलप्रपात, झील जो संकट में है वो उभर पाएगी। नहीं तो वरना आगे आने वाले समय में हम अपने पीढ़ियों को सिर्फ बताएंगे कि झील ऐसा होता था। नेक्स्ट न्यूज है कि सूडान में तख्ता पलट, आपातकाल घोषित। टीवी संबोधन में जनरल अब्देल बोले चुनाव होने तक वही चलाएंगे सरकार, ठीक है। तो आप जो है सबसे पहले सूडान का मैप देख लीजिए और सूडान के मैप ही में आपको सारा कुछ समझा देंगे हम। ये आपके अफ्रीका है और अफ्रीका में एक देश देखिए यहाँ पर सूडान है, ठीक है। तो इसी देश के बारे में देखना है क्योंकि इसी देश में तख्ता पलट हो गया है। तो सबसे पहले आप इस देश का मैप देख लीजिए। ये आपके सूडान है जिसकी राजधानी आपके खार्तूम है और इसकी सीमा रेड सी, लाल सागर, इजिप्ट मतलब मिस्र, लीबिया, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, उसके बाद है इथोपिया और इरिट्रिया से इसकी सीमा लगती है। वर्तमान में क्या हुआ है कि सूडान में जो है तख्ता पलट कर दिया गया है वहाँ की सेना के द्वारा। वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था अब्दुल्ला, क्या नाम था, अब्दुल्ला हमदोद, क्या नाम था, अब्दुल्ला हमदोद। उनको जो है अब्दुल्ला हमदोद और उनके जो कैबिनेट के सदस्य थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। किसके द्वारा, तो जो आपके सेना के जनरल थे उनका नाम क्या है, तो जो सेना के जनरल थे उनका नाम था अब्देल फ़त्ताह बुरहान, ठीक है। उनके द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और देश में जो है तख्ता पलट मतलब कि देश में तख्ता पलट करके आपातकाल लगा दिया गया है। और कारण क्या दिया गया, जो अब्दुल्ला फ़त्ताह बुरहान है जो जनरल हैं सेना के, उनके द्वारा कारण दिया गया कि राजनीतिक धड़ों में जो है झगड़ों के देखते हुए
सेना ने सत्ता की कमान अपने हाथ में ले ली। अच्छा ठीक है, अगर राजनीतिक झगड़ा था तो क्या आप तख्ता पलट कर दीजिएगा किसी भी देश में, लोकतंत्र सरकार को समाप्त कर दीजिएगा? नहीं। अगर आपने किए हैं तो आप बहुत गलत किए हैं, क्योंकि उससे क्या होगा कि वहाँ के जो जनता की बेसिक राइट है वो कम हो जाएगी। और इनके द्वारा बोला गया है कि जो अब्दुल्ला फतह बुरहान के द्वारा बोला गया है कि जब तक चुनाव नहीं होता है, जब तक चुनाव नहीं होगा, जब तक सरकार हम ही चलाएंगे। ठीक है। साथ में जो सूडान है इसका इतिहास के बारे में भी जान लीजिए। तो ये आज़ाद कब होता है? तो 1956 में आपके आज़ाद होता है, 1956 में। अब तक जो है 8 बार, कितने बार? 8 बार जो है तख्ता पलट किया जा चुका है सूडान में। नोट कीजिएगा, एक नाम है ओमर अल बशीर। ओमर अल बशीर जो है ये सेना शासक था, और इसे जनता ने कब हटाया था? तो इसे जनता ने 2019 में जो है बहुत आंदोलन के बाद हटाया था, और लोकतंत्र की सरकार की स्थापना हुई थी। लेकिन जो लोकतंत्र की सरकार आई थी पूरी तरीके से लोकतंत्र की सरकार नहीं थी, और जो राजनीतिक पार्टियां थी उन लोगों का सोचना था कि 2022 में जो चुनाव करा के हम पूरी तरीके से जो है सूडान में लोकतंत्र की सरकार को स्थापित करेंगे। लेकिन स्थापित करने से पहले जो है वहाँ के जो सेना जनरल थे अब्दुल फतह बुरहान, उन्होंने तख्ता पलट कर दिया और सत्ता अपने हाथों में ले लिया है। ठीक है। जो अमीर अल बशीर थे 1989 से ही सूडान के शासक थे, ये सैन्य जनरल थे। ठीक है। इतना आपको याद रखना है, जो सूडान है एक तरीके से ये सब क्या उसको बोलते हैं, लोकतंत्र बोलते हैं ना, लोकतंत्र नाम मात्र का ये सब देश में। बार बार तख्ता पलट अगर हो जाएगा तो लोकतंत्र रहेगा कहाँ से? वहाँ की जनता की जो बेसिक राइट है वो भी पूरा नहीं हो पाती है सूडान में। और ख़ासकर जो आपको पता है कि जो आपके जो सूडान है और एक है साउथ सूडान, ये दोनों के बीच में बहुत लंबे समय तक गृह युद्ध चला। तो उस गृह युद्ध के कारण भी जो वहाँ की जनता है बहुत ज़्यादा प्रभावित रही। इसमें नोट करना आपको 2 नदी है, एक है ब्लू नील, एक है वाइट नील। दोनों नदियों के मिलने से ही आपकी नील नदी का निर्माण होता है। और ठीक है, नदी दोनों कहाँ पर मिलती है? तो खार्तूम में मिलते ही पूछा जाता है, इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नोट कीजिएगा कि द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, तो हॉर्न ऑफ जो अफ्रीका है उसमें कितने कंट्री हैं? तो 4 कंट्री हैं। इसमें इरिट्रिया है, जिबूती है, सोमालिया है और इथोपिया है। नोट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि अच्छा हाँ, ये एक आपको देखना था ट्रिकोमाली, देख लीजिए कहाँ पर ट्रिकोमाली, ये आपके श्रीलंका का मैप है। यहाँ पर देख लीजिए ट्रिकोमाली है। और नीचे में आपका एक बंदरगाह है जिसका नाम क्या है? हम्मन टोटा बंदरगाह, जिस पर 99 सालों के लिए किसका अधिकार हो गया है? चाइना का अधिकार हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि मौलवी ने हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भड़काने का गुनाह कबूला है। उसके बाद नेक्स्ट बांग्लादेश का बात था। उसके बाद नेक्स्ट है कि झुकी इमरान सरकार, कट्टरपंथी जो रिजवी के जो 350 समर्थक थे उसे छोड़ दिया गया है। और नेक्स्ट है कि चीन के गासू प्रांत के सभी जो पर्यटन स्थल बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि जो चीन में कोविड-19 तेज़ी से फैल रहा है इसीलिए। उसके बाद नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे खूंखार ड्रग्स तस्कर जो है इसूगा गिरफ्तार कर लिया गया है। और कहाँ से गिरफ्तार किया गया है? तो कोलंबिया से गिरफ्तार किया गया है। इस पर जो है 43 करोड़ रुपये का इनाम था। उसके बाद नेक्स्ट है कि रूस ने नए साइबर जासूसी अभियान के जरिए दी बाइडेन को चुनौती। तो ठीक है, जान लीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है कि तालिबान ने 17 लोगों को मारा। बस इसे भी आप लोग एक नज़र से पढ़ लीजिएगा कि बस क्या चल रहा है तालिबान में। जैसे कि बच्चों को प्रत्यारोपित किया गया बनमानुस का दिल तो आज ही किया गया था 1984 में, और अमेरिका में किया गया था। नेक्स्ट है कि बंधक छुड़ाने को रूस ने किया जहरीली गैस का प्रयोग, तो आज किया था 2002 में। कब किया था? आज ही के दिन 2002 में किया था। और इसमें जो मामला क्या था कि एक सिनेमा हॉल था, उसमें 850 लोग थे। कितने लोग थे? 850 लोग थे। और जो आपके 850 लोगों को जो 50 जो आतंकी था उसने बंधक बना लेता है। और जब बंधक बना लेता है तो रूस की सरकार से छुड़ाने के लिए क्या करती है? जहरीली गैस का छिड़काव कर देती है, जिसके कारण 50 तो आतंकी मरते हैं और 150 आपकी जो आम जनता है उनकी भी मौत हो जाती है। तो ये जो सरकार थी, जो रूस की सरकार थी, अच्छा स्ट्रेटजी नहीं था ये। नेक्स्ट है कि भारत में जम्मू कश्मीर के विलय के समझौते पर हस्ताक्षर आज ही के दिन हुआ था, तो पढ़ लीजिए। आज़ादी के बाद जो है 24 अक्टूबर 1947 को जो है पाकिस्तान के कबायली लड़ाके ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया था, और राजा हरी सिंह ने रक्षा के लिए भारत के समक्ष जो है गुहार लगाई। और भारत में विलय नहीं होने के कारण जो है
गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने स्पष्ट कर दिया कि भारत की सेना जम्मू कश्मीर की मदद नहीं कर सकती है। इसी के साथ ही भारत ने प्रस्ताव दिया कि जम्मू कश्मीर विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दे तो भारतीय सेना वहां आपके मदद के लिए जा सकती है। और 26 अक्टूबर को जो है राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। तो आप लोग पढ़ सकते हैं। और बाकी कोई खास न्यूज नहीं है, बाकी साइंस का न्यूज है, इसे पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर है कि सौर ऊर्जा संचालित हाइड्रोजन जनरेटर की नई सामग्री बनाई गई है। और कहाँ पर बनाई गई? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने जो है एक ऐसी नई सामग्री विकसित की है जो सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित कर सकती है। तो इसे आप लोग पढ़ सकते हैं। और उसके बाद कोई भी आपके इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, जितना भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ था सारे न्यूज़ को डिस्कस कर लिए। आपको वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।